स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथिली इंस्टीट्यूट में। और आप सभी बच्चों को जैसा कि ज्ञात है आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। इससे पूर्व स्वर संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सभी प्रकारों का वर्णन और उनकी मात्राएं, सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। और अपने आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम स्वर संधि के पश्चात जो विसर्ग संधि आती है, व्यंजन संधि आती है, उन सभी को पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि मतलब क्या होती है? मतलब है व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का स्वर तथा व्यंजन के साथ योग होता है। अब व्यंजन संधि में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने नियम होते हैं, कितना क्या वर्णन होता है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और अपना ध्यान कक्षा की ओर केंद्रित करके रखिए, क्योंकि जहाँ ध्यान भंग होता है वहाँ समझ में कुछ नहीं आ पाता है, और जब ध्यान एकाग्र रहेगा तभी हम अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसी क्रम में हम अपने समय को उपयोग करते हुए और आपके समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अतः सभी छात्र छात्राओं से विनम्र निवेदन है कि जहाँ कहीं भी हों अपने समय को बचाइए और हमसे जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है मैथिली इंस्टीट्यूट और यहाँ पर हम आपके हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि आपको किसी भी प्रश्न से कोई समस्या ना हो, किसी भी उदाहरण को समझाते समय कोई त्रुटि ना हो। इसी क्रम को आगे तक बरकरार रखने के लिए आप जुड़े रहिए मैथिली इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर आपको हर तरह की समस्याओं से लड़ने, जूझने और उसमें सफलता हासिल करने का जो जज्बा मिलता है वो केवल और केवल मैथिली इंस्टीट्यूट से मिल सकता है। इसके लिए आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक टीचर्स की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय आपका दिमाग, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ध्यान हटता है, कहते हैं कि जब ध्यान हटा या जब नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस बात में कोई ना कोई सच्चाई अवश्य होगी, क्योंकि कोई विद्वान, कोई वेदज्ञ, कोई ब्रह्म ऋषि या वेदिक ऋषि जो भी जिन्होंने भी जो बाकी कहे हैं, कुछ सोच समझकर, कुछ अच्छी तरह भली भांति परिचित होकर कहे हैं। तो चलिए बिना समय का विलंब किए, बिना समय की देरी किए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, संधि का नाम है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं अपने द्वारा बनाए गए कुछ नियम आपको समझाऊंगा। पश्चात हम इस नोट्स के या इस जो सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसमें क्या क्या लिखा है उसको समझाएंगे। किंतु आपको उससे पूर्व एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नियम आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे या फिर जो इसमें लिखे हैं वो कोई अलग अलग नहीं है, बस उसका सार मैंने निकाल लिया है, यहाँ विस्तार पूर्वक है। सार और विस्तार में अंतर है। अगर आपको सार और विस्तार को अच्छे से समझना है तो आप मैथिली इंस्टीट्यूट चैनल पर जाइए और हमारे स्वर संधि के प्रकारों की वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चलेगा कि विस्तार में जो दम नहीं है वो सार में दम है। सार का मतलब है यदि किसी एग्जाम्पल को देखे बिना उसकी मात्रा को पढ़कर ही हम उसकी संधि बता देते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें पूर्ण एग्जाम्पल को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किताबों में, सीरीज़ों में या कहीं और आप पढ़ोगे, नोट्स वगैरह के माध्यम से आप पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण का अपार भंडार है, किंतु आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम्पल, हर उदाहरण को अच्छी तरह से रटा नहीं जा सकता। उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ यदि आप हमारे इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका जो डाउट है आपके दिमाग में व्यंजन संधि से रिलेटिव, वो आपका डाउट बिल्कुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। यदि फिर भी रह जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो और उसको देखने के पश्चात आपके दिमाग से बिल्कुल
डाउट्स हमेशा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि एक बार में किसी भी चीज़ को समझना नामुमकिन है, बार बार उसको समझना पड़ता है। इसी के लिए किसी महान कवि ने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तात्पर्य यह है कि बार बार प्रयास करने से जो जड़ मत यानी कि बुद्धि जिनकी कमज़ोर होती है, मूर्ख होते हैं, वो भी बार बार प्रयास करने के बाद विद्वान बन जाते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए एक रस्सी जो तिनकों से, धागों से और तंतुओं से बनी होती है, और वह रस्सी, बनी हुई रस्सी जब पत्थर पर बार बार रगड़ खाती है तो वो पत्थर में भी निशान कर देती है, जो कि पत्थर उसको कभी भी किसी समय काट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर चीज़ का अभ्यास करना है। और इसी कड़ी में माता जी के द्वारा बनाया भोजन, जो आप खाना खाते हैं अपन लोग, तो रोटियां पकाई जाती हैं। रोटियां पकाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोटी के जो गैस पे जो रोटी पर सेकते हैं, उस रोटी को बार बार घुमाया जाता है, फेरा जाता है। क्यों घुमाया जाता है, क्यों फेरा जाता है? ताकि वो जले ना। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने याद किए हुए प्रश्नोत्तर को भी बार बार रिवाइज, बार बार फेरना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बात को बार बार फेरते रहते हैं या किसी बात को हम बार बार याद करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो उसे हम भूलते नहीं, बल्कि और वह बात हमें कंठस्थ हो जाती है। तो इसी समय कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हम अपने समय को उपयोग करते हुए और आपको ज्ञान की बातें बहुत समझाने के पश्चात हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कक्षा का नाम है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में क्या क्या होता है समझ लेते हैं पहले परिभाषा के अनुसार। तो लिखा है बेटा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो हो गई थोड़ी बड़े साइज में परिभाषा, और छोटे साइज में ये है कि जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होता है और मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं बेटा व्यंजन संधि। अब आपके मन में आ रहा होगा विकार मतलब तो गंदगी होता है, किंतु विकार मतलब परिवर्तन होता है। और जैसा कि मैंने स्वर संधि के उसमें बताया था, क्लास में बताया था कि बेटा परिवर्तन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 5 वस्तुएं हैं, जुड़ने के बाद यदि 4 वस्तुएं रह जाती है तो परिवर्तन हुआ। यदि आप 5 वस्तुएं लेकर आते हो और 5 की 5 ही आपके हाथ में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ जोड़ने के बाद भी, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो समानार्थी बन जाते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या कह रहा है, परिवर्तन, परिवर्तन होना अनिवार्य है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, लिखा हुआ है बाक प्लस ईस और लिख गया बागिश। तो बाक प्लस ईस में क दिया था और प्लस के बाद ई दिया था, है ना। और लेकिन जब हमने उसको जोड़ा तो वो बाक प्लस ईस में क्या बन गया बेटा, वो बाक प्लस ईस बन गया हमारा वागिश। यानी कि क बिल्कुल विलुप्त हो गया, बड़ी की मात्रा जो लगी थी वो भी विलुप्त हो गई, और बड़ी की मात्रा और क का संयोग होने पर, योग होने पर, मेल होने पर क्या बन गया, ग बन गया है। ठीक है, तो यही परिवर्तन है, यही बदलाव है, यही विकार है। बेटा एक चीज़ और है कि जो देखो पहला जो व्यंजन है, वर्ड है, वो व्यंजन है, और प्लस के बाद जो वर्ण है वो स्वर है। कहीं कहीं बेटा व्यंजन भी आ जा सकता है, जैसे देखो व्यंजन और व्यंजन, यानी कि प्लस से पूर्व भी व्यंजन और प्लस के पहले भी, प्लस के बाद भी व्यंजन। जब पूर्व और पश्चात वाला व्यंजन जुड़ता है तो एक नए व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, और यही परिवर्तन, यही बदलाव हमारा कहलाता है संधि। ठीक है, अब बात वहाँ आती है कि अगर स्वर स्वर मिलकर दूसरा स्वर बनाते हैं तो स्वर संधि होती है। व्यंजन और स्वर या प्लस व्यंजन स्वर या व्यंजन मिलकर जब कोई वर्ण नया बनता है तो उस नए वर्ण को अपन व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन का जब संयोग होता है तो उसे हम स्वर संधि, विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखा है बाक प्लस ईस का बन गया अपना बागिश, सत प्लस जन का बन गया सज्जन, और उत प्लस हार का बन गया उद्धार। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हर एग्जाम्पल में अलग अलग बना है, जबकि प्लस से पहले तो एक ही शब्द जैसा था। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सत प्लस जन में और उत प्लस धार में। तो बेटा उत प्लस हार का है उद्धार। उत हार बनाओगे तो बेकार लगेगा, शब्द का कोई मीनिंग नहीं होगा, शब्द का कोई तात्पर्य नहीं होगा, शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए अर्थ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको निकालने के लिए हमें उसके वर्ण को दूसरे वर्ण में परिवर्तित करना होगा। और अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं
तो प्लस से पहले जो प्लस से पूर्व जो व्यंजन वर्ण दिया है वो पहले वर्ण है। जैसे आपने स्पर्श व्यंजन माला पढ़ी हो, स्पर्श व्यंजन की वर्णमाला पढ़ी हो, तो उसमें देखा है कि त पहले नंबर पे आता है। जब त को किसी वर्ण के साथ, किसी व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो वह पहला वर्ण तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, और तीसरा क्या है, द। आपको जैसा कि देखने पर लग रहा होगा कि द आधा है, सॉरी ध आधा है और द पूरा है, तो ऐसा नहीं है। क्या है, त आधा है और द भी आधा है, ठीक है। उसमें जो ध दिख रहा है वो पूर्ण है। अब समझते हैं आगे। एक चीज और है, नोट में लिखा हुआ है व्यंजन का शुद्ध रूप हल, व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है और व्यंजन का अशुद्ध रूप स्वर के साथ प्रयोग होता है। मान लीजिए किसी भी व्यंजन वर्ण में, यानी क से लेकर ज्ञानी तक जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, उन व्यंजन वर्णों में यदि हलंत लगा हुआ है नीचे, तो समझ जाइएगा कि वास्तव में वो व्यंजन वर्ण है या उसका शुद्ध रूप है। यदि किसी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगा है, किसी न किसी स्वर का उपयोग किया गया है, छोटे अ का हो सकता है, बड़े अ का हो सकता है, छोटी ई हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है, यानी जब भी उसमें स्वर होगा तब उसमें हलंत नहीं होगा, और जब हलंत होगा तो उसमें स्वर नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक जो बताया गया आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए इसी कड़ी में हम अपनी कक्षा को और आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, जिन नियमों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये नियम काम कैसे करता है। सबसे पहले लिखा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या होगा? वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, पहला वर्ण कौन सा होगा, इस बात को समझने से पूर्व आपको व्यंजन संधि की स्पर्श व्यंजन माला पढ़नी पड़ेगी। और स्पर्श व्यंजन माला में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क से लेकर अण तक की जो वर्णमाला होती है, तो इसमें कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण वाली जो कतार होती है, जो पंक्ति होती है, उस पंक्ति को ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क की लाइन में ख आता है, ग आता है, घ आता है, ण आता है, ठीक है। इसके बाद च आता है, तो च की वर्णमाला में देखो च के बाद छ आता है, ज आता है, झ आता है और य आता है। इसके बाद अपन बात करते हैं ट के बारे में, तो ट आता है, ठ आता है, ड आता है और ढ आता है। इसके बाद बेटा ण आता है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो त की लाइन देखते हैं। त की लाइन में थ आता है, द आता है, ध आता है और न आता है। इसके बाद अगर देखा जाए बेटा तो प आता है, प की लाइन में फ भी आता है, ब आता है, भ आता है और म आता है। तो ये है अपनी व्यंजन वर्णमाला, जो कि हमारे लिए इस संधि को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें लिखा है पहला वर्ण क्या है, किसी वर्ग के पहले वर्ण में। अब वर्ग क्या होता है ये भी तो आपके सामने आना चाहिए था, तो वर्ग के लिए ही मैंने इसको लिखा है। तो देखो बेटा वर्ग क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें इस चीज़ का समझना जरूरी है कि वर्ग की लाइन काम कैसे करती है। तो आप अगर देख पा रहे हो तो क की लाइन में इतने सारे वर्ण हैं, च की लाइन में इतने सारे वर्ण हैं, ठीक है, ट की लाइन में ये सारे वर्ण हैं, त की लाइन में ये वाले वर्ण हैं और प की लाइन में ये वर्ण हैं। तो बच्चों आपको एक बात बताऊं कि ये जो वर्ण है ना, यही हमारा क्या बनाता है, यही हमारा वर्ग बनता है। जो क की लाइन में आते हैं वो क वर्ग कहलाते हैं, जो च की लाइन में आते हैं च वर्ग लाइन में आते हैं वो ट वर्ग कहलाते हैं, जो त की लाइन में आते हैं वो त वर्ग होता है और प की लाइन में प वर्ग होता है। यानी कि जो भी वर्ण आगे प्रयोग किए जाते हैं वे सभी वर्ण पहले वर्ण के आधार पर ही माने जाते हैं और उसी वर्ण के आधार पर ही हम इसका वर्ग मानते हैं।
तो समझ में आ गया होगा कि क वर्ग की पंक्ति में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च वर्ग की पंक्ति में कौन सा आता है, ट वर्ग क्या होता है, त वर्ग क्या है और प वर्ग क्या है। इसी कड़ी में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा आगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मैं आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देते जाऊंगा। इस समय जो मैंने आपको समझाया है कि आपको समझ में आ गया है, यदि समझ में आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि आपने हमारे वीडियो को अगर पूर्ण तरह देखा है। दूसरी बात, आपने हमारी क्लास को अगर पूर्णतः ले लिया, लास्ट तक देखा, तो लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही विशेष सवाल रखा जाएगा जो कि आपको उसका जवाब देना है और जीतने वाले को एक आवश्यक उपहार दिया जाएगा। उसके लिए आपको अपना आंसर हमारे कमेंट में छोड़ना होगा। हमारे हर क्लास के वीडियो में आपको एक कमेंट छोड़ना होगा। उस कमेंट के बाद सारे बच्चों के आंसर्स को मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद जो आंसर सही उचित उत्तर होगा उसे देने वाले छात्र छात्रा को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, क लिखा है, च लिखा है, ट लिखा है, त लिखा है और प लिखा है। तो ये क्या है, ये है हमारी वर्णमाला के पहले अक्षर अर्थात प्रथम व्यंजन वर्ण। अब हमारे नियमानुसार नियम कह रहा है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो पहला वर्ण क्या था अपना, क च ट त प। अब यही वर्ण क्या होगा बेटा, यही वर्ण हमारा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा वर्ण अपना ये वाला है। तीसरा क्या है, अगर मेरी सिंपल भाषा में बात करेंगे उसके बाद उससे पूर्व हम इसके नियम को पढ़ लेते हैं। का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड़ द में अथवा चौथे वर्ण घ झ ड द ध भ अतः अंतस्थ व्यंजन य र ल व से होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में मिल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इसने वर्ण को जो बदलाव है वो तो बताया ही है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस वर्ण के साथ संयोग में आने से, किस वर्ण के साथ संयोग में आने से पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो देखो बेटा, तीसरे वर्ण में बदलने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। क्या है, मान लीजिए ये जो वर्ण है और ये वाला जो वर्ण है, इन दोनों वर्णों के संपर्क में जब भी क्या आएगा, जब भी हमारा वर्ण आएगा जो पहला वर्ण था, अगर ये पहला वर्ण इन वर्णों के संपर्क में आएगा तभी हमारा वर्ण पहला वर्ण जो है वो परिवर्तित होकर तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए कि ये जो पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण के मतलब प्लस से पहले आता है और इसके बाद प्लस के बाद इन वर्णों में से य र ल व या फिर ज झ घ झ द भ और इनमें से कोई आता है, या फिर मान लीजिए ह आता है, तो इन वर्णों के साथ अपना क्या होगा, पहला जो वर्ण था वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे एग्जाम्पल की कड़ी में देखते हैं बेटा क्या लिखा है। देखो क जो वर्ण था, व्यंजन वर्ण था या पहला वर्ण कह सकते हैं इसको, जो हमने कहा था य र ल व और घ झ द भ और भ, इनके संपर्क में जब ये वर्ण आते हैं तो इनका क्या होता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। और आप देख पा रहे हो कि क वर्ण का जब योग साथ हुआ तो क बदल कर ग में बदल गया। क्या हो गया, योग व के साथ हुआ तो क वर्ण ग वर्ण में परिवर्तित हो गया। सेम ऐसे देख सकते हैं, स्वर की भी बात करी थी उसने, यदि कोई भी स्वर आता है तो भी पहला वर्ण, देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा व्यंजन का पहला वर्ण है और यहाँ पर एक स्वर है। जब स्वर और व्यंजन वर्ण जब आपस में टकराए तो भी हमारा जो वर्ण था वो किस में परिवर्तित हो गया, वह हमारा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। किंतु एक चीज़ खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमारे जो व्यंजन वर्ण जुड़ा तो मात्रा हमारी वहीं की वहीं रहेगी, किंतु उसका जो है ना जो वर्ण था, जो प्रथम वर्ण था वह हमारे तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया।
इसके बाद क्या है, इसके बाद जो अगला जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है च, यानी कि आपकी वर्णमाला का पहला अक्षर है और उसके पश्चात हमारा क्या है, स्वर है। तो ये स्वर और ये जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, इन दोनों को आपस में यदि जोड़ा जाता है तो हमारा तीसरा वर्ण निकल कर आता है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वाले टॉपिक में कि आपका जो भी वर्ण रहेगा वो बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख सकते हो कि ट वर्ग लिखा हुआ है। ट वर्ग यानी कि जो वर्णमाला है, जो स्पर्श व्यंजन है, उसका पूर्व व्यंजन, तो उस पूर्व जो स्वर आता है तो पूर्व व्यंजन और स्वर मिलकर तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी समझ में आ गया है, तो आगे का एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पूर्व आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि जो भी व्यंजन वर्ण आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो पूर्व मैंने आपको समझाए थे उन्हीं एग्जाम्पल की तरह समझने हैं और उन्हीं को आपको प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्लस से पूर्व कौन सा व्यंजन वर्ण है और प्लस के बाद क्या है, स्वर है या व्यंजन है। और अगर स्वर या व्यंजन है, स्वर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि व्यंजन होता है तो व्यंजन में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि व्यंजन जब भी होगा तब व्यंजन में जो मैंने आपको बताए हैं उन व्यंजनों में से कोई ना कोई एक होगा, या तो गजड़दब होगा, तृतीय व्यंजन होगा, या फिर य र ल व में से कोई व्यंजन होगा, या फिर चौथा जो वर्ण है घ झ द भ और ध, जो द ध जो वर्ण थे उनमें से यदि कोई होता है तो आप समझ जाइएगा कि यह जो हमारा पहला वर्ण है वो वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यानी कि ये सारे एग्जाम्पल हमने आपके लिए अलग से दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए, समझिए, ठीक है। जब आप इसको समझ जाएंगे तभी आपको आगे इससे बात और आगे क्लियर हो पाएगी। अब आपके दिमाग में यहाँ आ रहा होगा कि सट प्लस रिपु, सड रिपु बन गया कैसे, इसको र अलग क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों आपको पता है कि जो पहला वर्ण प्लस से पूर्व दिया रहता है उसको हमें पूरा करना होता है, चाहे उसके लिए प्लस के बाद का वर्ण चाहे आधा लिखना पड़े या पूरा लिखना पड़े, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सट रिपु जो है वो सड रिपु में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया है। ये सारे एग्जाम्पल हमने आपके लिए छोड़ रखे हैं, आप सॉल्व कीजिए, समझिए और ध्यान दीजिए। इसके बाद नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा नियम नंबर 2 जो दिया है वो 2 नंबर ऐसा है कि इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहला नियम था वो अलग जगह तक सीमित था और ये जो दूसरा नियम है वो अलग जगह तक सीमित है। इसके लिए आपको करना क्या है, वर्ग के पहले वर्ण को का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब यहाँ क्या है कि कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जहाँ पर वर्णमाला का जो पहला वर्ण है, जो वर्ग का पहला वर्ण है, वह वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से खास वर्ण होते हैं जिनके होने पर ही हमारा जो वर्ण है वो कौन से वर्ण में बदलेगा, पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट तप का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण वस्तुतः केवल न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब ये जो नियम है ये बहुत खास नियम है आप सबके लिए। कभी कभी हमारा दिमाग घूम जाता है कि हम जो ऊपर बिंदु दिया जाता है, जो बिंदु रहता है उस बिंदु को आधे न में लिखें या आधे म में लिखें। ये सवाल हर किसी बच्चे के मन में रहता है कि जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये लिखा है हमने संबंध। अब ये जो लिखा है अगर हमें इसके मूल रूप में इसको लिखना हो तो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ये जो ऊपर बिंदु लगे हैं इन बिंदुओं में से न कब बनेगा और म कब बनेगा। तो बच्चों यही जो नियम आपको मैं समझाने वाला हूं वो नियम आपको समझ में आना है। जैसे अपन ने लिखा द के साथ भ लिख दिया, ठीक है। शान, इसमें जो शांति लिखा है इसमें हमने जो शब्द को ध्यान रखना है, हमने देखो क्या लिखा है,
गंगा लिखना है यहाँ पे, गंगा लिखेंगे अपन बेटा, तो ये गंगा है। यदि हमको इस शब्द में जो बिंदु लगे हुए हैं, इन बिंदुओं को हमें किसी अक्षर में लिखना है। ये संस्कृत में आता है, ज़्यादातर हिंदी में कम प्रयोग होता है, जो अपन लिखने वाले हैं आगे। ये जो लिखा है वो हिंदी में आता है, किंतु जो लिखने वाले वर्ण हैं वो संस्कृत में आते हैं, हिंदी में नहीं आते। तो बच्चों एक बात समझ लेते हैं, स के बाद जो बिंदु लगा है ऊपर, ये गौर से देखिएगा, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, स के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है वो म में बदलेगा या न में बदलेगा, इसका फैसला कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा, या इसका नियम करेगा? तो इसका नियम ये करेगा, अपन नहीं कर सकते। ये क्या लिखा है बेटा, जो ऊपर बिंदु लगा है उसके जस्ट बगल से क्या लिखा है? ब लिखा है। तो आपने पढ़ा होगा प फ ब भ म, तो जिस लाइन में, जिस कतार में, जिस वर्ग में ये ब आता है उसका पांचवा अक्षर क्या होता है? तो बेटा ब का पांचवा अक्षर हमने देखा है म होता है। क्या होता है? ब का पांचवा अक्षर म होता है। और ध की लाइन में अगर देखा जाए तो क्या होता है? ध की लाइन में बेटा क्या होता है? त, थ, द, ध और न, यानी ध की लाइन में, ध की वर्गमाला में, ध के वर्ग में न आता है। तो जब भी बेटा हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसका मूल रूप संबंध। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपको देखना पड़ रहेगा भ किस वर्ग के अंतर्गत आता है, किस कतार में आता है, किस पंक्ति में आता है, ये हमें देखना है। तो देखो प फ ब भ और म, तो यानी कि भ म की पंक्ति में आ रहा है, तो इसका भी जब अपन बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? बोलने में भी आ जाता है बेटा अपने आप, वर्ण हमें बोल बोल कर कह देता कि मैं यहाँ पर ये बनने वाला हूँ। ठीक है। शांति में देखो त की लाइन में ना आता है तो अपन लिखेंगे शांति। ठीक है। और अगर गंगा लिखा है तो गंगा में बेटा क्या आता है? गंगा में ये वाला वर्ण आता है, तो इसके नीचे हम ऐसे लिख देते हैं गंगा। ये हमारे पंचमाक्षर का जो नियम था वो क्लियर हो गया है। इसी कड़ी में हम आगे और एग्जाम्पल आपके लिए दिए हुए हैं हमने, तो आप उन एग्जाम्पल को समझिए और प्रयास कीजिए समझने का। जैसे देखो क्या लिखा है, बाक प्लस मय। तो बाक प्लस मय यानी कि पहला वर्ण था, म के संपर्क में आया, तो म के संपर्क में आते ही क्या बन गया? ये ण में परिवर्तित हो गया। और म तो ण बन गया, यानी कि जो अक्षर हमारा दिया रहता है उसी वर्गमाला के जो तृतीय वर्ण होता है वही हमें इसमें लिखना होता है। ठीक है। इसी कड़ी में हम आपको और समझाएंगे। ये एग्जाम्पल हमने आप ही के लिए लिखे हैं क्योंकि हमें जो समझाना होता है हम आपको पूर्व में ही समझा चुके होते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है, त संबंधी नियम पढ़ने वाले हैं अपन। त का किसी और वर्ण के साथ क्या होगा, जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको। त का प्रयोग अगर च के साथ होता है तो च में परिवर्तित हो जाता है। त का प्रयोग अगर छ के साथ हो जाता है तो भी च में परिवर्तित हो जाता है। त का प्रयोग च के साथ होगा तब भी च में आएगा, और फिर से होगा तो च में जाएगा। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा यार कि पहले वाले में, अगर हमने पहले वाले एग्जाम्पल पे ध्यान दिया जाए तो पहले में उत का चारण में बदल गया, दूसरे में छ में बदल गया, तीसरा भी उसमें बदल गया। अब ये था कि जो पहला वर्ण है, क्या है ये वर्णमाला का पहला वर्ण जब किसी जिस समान के स्वर से या व्यंजन से मिलता है तो उसी व्यंजन में त बदल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, च के संपर्क में आया, छ के संपर्क में आया, तब भी हमेशा क्या बना? च ही बना है। अब मान लीजिए कि त के बाद ज झ लगे हों तो ज झ में बदल जाते हैं। क्या होता है? मान लीजिए क्या है, जो अगर मान लो किसी वर्ण में ये आ गया प्लस के बाद, या फिर ये प्लस के बाद आ गया। ठीक है। इससे पहले क्या लगा था? प्लस से पहले लगा था बेटा त लगा हुआ था, तो जो त है ना वो क्या में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। तो देखो त बदल गया ज में, तो कैसे बन गया? सज्जन। त ज में बदलेगा तो बन गया विपज्जाल। त ज में बदलेगा तो बनेगा उज्जटिका, जगतजननी और उज्ज्वल। यानी कि जिस प्रकार का वर्ण आता है उसी प्रकार के वर्ण के साथ इसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अभी हम त के वर्ण का प्रयोग सीख रहे हैं, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझाएंगे आपको। त के बाद यदि मान लीजिए क्या लगा हो, ट लगा हो या फिर ड लगा हो। त के बाद यदि ट या ड लगा हो
तो क्या होता है बेटा, और ल लगा हो, इन तीनों में से कुछ भी हो तो देखो त क्या होगा, त क्रमशः द, ड और ल में बदल जाएगा। जो मतलब मान लीजिए प्लस के पहले क्या लिखा है, त लिखा है, और प्लस के बाद ल लिखा है, ट लिखा है और फिर से ल लिखा है, तो ये जो वर्ण है जो त था वो इन्हीं के जैसा हो जाएगा, किंतु ये भी आधा था तो उसे भी हम आधा ही लिखेंगे। क्लियर है, ये क्लियर है। तो आगे चलते हैं। त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में त लगा है और त के साथ क्या लगा है बेटा, श लगा है। अब ये त और श जब आपस में जुड़ेंगे तो त के स्थान पर च के स्थान पर छ आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए इस बात को कि जो वर्ण हमारे पास है वह वर्ण उसी के समान वर्ण में बदल जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं, त के बाद यदि ह दिया हो तो त ध समझिए, त के बाद यदि ह हो तो त द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा, जो कि हमने देखा था उद्धार वाले एग्जाम्पल में। देखो त के बाद क्या था, ह, तो त ह, जो त और ह मिले तो त की जगह पे तो द आ गया और ह की जगह ध आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा देखो त और ह दिया है तो त काय में आ गया, द में बदल गया, ह है जो ध में बदल गया, तो ये वाला एग्जाम्पल तैयार हो गया। इसके बाद त और हर जोड़ा तो क्या बन गया अपना, उद्धृत बन गया। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि त अगर ह के संपर्क में आएगा तो त द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नियम नंबर अगले में, छ संबंधी नियम। अब छ में क्या होता है बेटा, किसी भी हर्ष यानी लघु स्वर या आ का मेल जब छ से होता है, क्या होता है, किसी भी लघु स्वर या बढ़िया की जो मात्रा है उसका मेल इस वर्ण के साथ होता है, छ वर्ण के साथ होता है, तो क्या होता है, छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद, वि प्लस छेद बराबर विच्छेद, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। किन अरे थोड़ी सी बात समझने की है, अगर छोटी छोटी बातों पर अपन ध्यान दे जाएंगे तो हम बड़ी से बड़ी समस्या प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। म वाले नियम में देख लेते हैं बेटा, यदि म का मेल क और म तक के किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ होता है, यानी स्पर्श व्यंजन थे 25 थे, और 25 में पहला वर्ण है क और अंतिम वर्ण है म, यानी कि एक नंबर पे आता है, क्या है, एक नंबर पे आता है अपना क और 25 पे नंबर पे आता है म। इनके बीच में यदि कोई भी व्यंजन आता है तो इस व्यंजन को ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यदि म का मेल क से और क से म तक के किसी भी वर्ण व्यंजन वर्ग से हो तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। अब आपको पता है कि म का पंचमाक्षर क्या होता है बच्चों, म का पंचमाक्षर या तो पंचमाक्षर ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा, है ना, या तो वो उस वर्ग का पांचवा अक्षर लिखा जाएगा या फिर वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा है सम, तो म क्या है, हलंत लगा हुआ है, क के संपर्क में आया तो क्या बन गया वो, ये थोड़ा सा अलग करना रह गया इसमें से, इसको ऐसे अलग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग वर्ण किए जाएंगे। तो देखो बेटा ये दो तरीके से लिखा है, म क के संपर्क में आया तो हमने एक तो बिंदु बना दिया या फिर ऐसे लिख दिया। ये हिंदी वर्ड है और ये संस्कृत वर्ड है। हिंदी वर्ड में क्या करते हैं अपन, बिंदु लगा के काम कर लेते हैं, और संस्कृत वर्ड में उसका पांचवा अक्षर लिखना पड़ता है। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि सम प्लस कलन बराबर जोड़ा गया, तो संकलन इस प्रकार से बना और इस प्रकार से बना। ये हिंदी वाला है और ये संस्कृत वाला है। ठीक है, सेम ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं। देखो
परम प्लस तु बराबर परंतु या परंतु, दो तरीके से लिखा जाता है ना। अन्यथा नहीं लिखा जा सकता इस तरीके से, क्योंकि अन्यथा में ये वर्ण आते ही नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि अगर यह देखा जाए तो इन वर्णों के बाद है, ये 25 वर्णों के 25 वर्णों के बाद है यह, इसलिए इस नियम के अनुसार नहीं चलता वो। अब देखते हैं कि का म का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन से हो। अब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ये समझने वाली बात होगी आपके लिए, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा इसलिए। अब देखो बेटा, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो बेटा ऊष्म व्यंजन में आते हैं अपना श आता है, दूसरा श आता है, तीसरा श आता है और ह आता है। ये जो 4 व्यंजन हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसने कहा है अंतस्थ व्यंजन, तो बेटा अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं बेटा, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल और व। ये 4 जो व्यंजन हैं वो आते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन में। ठीक है, ऊष्म व्यंजन अपने 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन भी अपने 4 हैं। और इन व्यंजनों में देखो क्या कह रहा है वो, म का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होगा। क्या होगा, म हमेशा क्या होगा, अनुस्वार ही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो म है ना वो इन्हीं वर्ण के संपर्क में आएगा तभी वो अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदु में रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस रक्षक बराबर संरक्षक, सम प्लस लाप बराबर संलाप, सम प्लस विधान बराबर संविधान, सम प्लस शय बराबर संशय, सम प्लस सार बराबर संसार और सम प्लस गति बराबर संगति। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नियम को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बहुत काम के नियम हैं और ये जो सारे नियम आपको मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर लेवल को पार करेंगे, हर क्षमताओं को पार करेंगे और आपके अंदर एक अनोखा ही विकास करेंगे। इसी के साथ हमारी व्यंजन की कक्षा यहीं समाप्त होती है और अगली कक्षा है अपनी विसर्ग संधि की, जो कि अगले दिन आपके लिए तैयार की जाएगी और आपको पढ़ाया जाएगा उसमें बेहतरीन तरीके से व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्णों का किस वर्ण के साथ क्या योग होगा, वह योग है। अब आपके लिए जो सवाल है, जो प्रश्न है वो ये है कि आपको बताना ये है कि यदि किसी तीसरे वर्ण का योग अगर पहले वर्ण के साथ होता है, किसी तीसरे वर्ण का योग यदि किसी पहले वर्ण के साथ होता है तो वह वर्ण, पहला वर्ण किस वर्ण में परिवर्तित होगा। क्या होगा, समझ गए होंगे आप। ठीक है।